आइए देखें जरा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसको बोलते हैं? पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में। हमने बोला रेवेन्यू क्या चीज होती है। देखिए आपके नोट्स पे अगर देखेंगे, रेवेन्यू होता है अमाउंट रिसीव इन टोटलिटी, चाहे सेल ऑफ गुड्स है, चाहे सर्विसेज है, या और सोर्सेज है। बट नॉर्मल एबनॉर्मल सब मिला लेंगे और रेवेन्यू कहेगा। क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन अगर हम बोले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है आप अपनी कोर एक्टिविटी से जो पैसा आपके पास आ रहा है, मतलब आप अगर गारमेंट का बिजनेस करते हैं, पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह बेच के जो पैसा आता है उसे आप बोलेंगे क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और मैंने एक और चीज बोली थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नेट सेल्स। क्या होता है उसका मतलब? नेट सेल्स। ठीक है जी। और नेट सेल्स जो होती है, वेयर नेट सेल्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये भी बोला था हमने, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और टोटल सेल्स किसके बराबर होती है? बिल्कुल सही, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स के बराबर होती है वो। दिस इज हाउ वी मूव। ठीक है। तो जब हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तब हम बात करेंगे किसकी? नेट सेल्स की बात करेंगे। आपकी कोर एक्टिविटीज से उनकी गुड्स एंड उनकी सर्विसेज को बेच के जो आपके पास पैसा आता है, और उसमें से रिटर्न वगैरह माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। ये था हमारा आंसर। व्हाट वाज योर डाउट? कोई बात नहीं, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज समबडी रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ठीक है। गुड्स वो फिजिकल आइटम विच यू आर परचेजिंग फॉर प्रोसेसिंग या फॉर रीसेल। आप 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं ना? आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्रीज पढ़ी होंगी। प्राइमरी में भी क्या पढ़ा आपने? जेनेटिक पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा? सेफ्टी पढ़ा था। और उसके बाद क्या पढ़ा था आगे आपने? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, 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 ये सब ये हाँ, बिल्कुल पढ़ा ना। देखिए, अगर मान लिया आप आप नेचर से क्रूड पेट्रोलियम उठा रहे। क्रूड पेट्रोलियम जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के लिए क्या है? गुड्स है। और जो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इनके लिए क्या है वो? उनके लिए क्या है? उनके लिए गुड्स है। इसको प्रोसेस करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको रिफाइनरी में? व्हाइट पेट्रोलियम जो कि जेट फ्यूल होता है वो बनाएंगे, फिर पेट्रोल बनाएंगे, फिर डीजल बनाएंगे, फिर केरोसिन बनाएंगे, लास्ट में क्या बचता है? टार। लास्ट में क्या बनता है? टार। ठीक है। टार बनता है ना। टार पता है क्या चीज होती है? जैसे सड़क बनती है, लोग पता है क्या बोलते हैं? उसे टार कोल बोलते हैं। जबकि वो पता है क्या होता है? टार कोल होता है वो। टार जो कि ठंडा कर दिया जाता है, उसका जो इंडस्ट्रियल नेम पता है क्या? उसका इंडस्ट्रियल नेम है टार कोल। और हाँ, लोग पता है क्या बोलते हैं? तारकोल। सड़क किसकी है? तारकोल की सड़क है। हम तो हमारे देश में तो चलते हैं, हमें क्या पता क्या था? एक आम आदमी को क्या पता है? तो टार इट इज कूल्ड, गरम गरम निकलता है जब रिफाइनरी से निकलता है। उसको ठंडा करके, मतलब उसको कहाँ भर दिया जाए? ड्रम में भर दिया जाता है। और कभी भी आप इंडस्ट्रियल जो ड्रम होता है उसके बाहर पढ़ के देखेंगे, लिखा रहता है TARR COLL कूल। तारकोल तो मैं आवाज, मतलब कई बार मैंने ढूंढने की कोशिश करी है, तारकोल कहीं तो लिखा होगा तारकोल उसको। नो, एक्चुअल थिंग इज तारकुल। लोग तारकुल बोलते हैं उसको। ऐसा करके चलता है। तो अब मुझे बताइए कि जो वो रोड बनाने वाली कंपनी है, जो कि क्या करती है? हाईवे वगैरह बना रही है। वो सीमेंट वाले भी कंक्रीट के हाईवे भी बनाते हैं और टारकुल के हाईवे भी बनाती है। उसके लिए वो टारकुल क्या है? उसके लिए गुड्स है वो। उसको वो इस्तेमाल करेगा अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है? ऐसा करके चलते हैं। तो फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड आर परचेज टू बी सोल्ड। अच्छा देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसे सेल ही कर रहे हैं, आप उसे इस्तेमाल करेंगे और नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो भी आपके लिए क्या कहलाएगी? गुड्स ही कहलाएगी। तो भी आपके लिए गुड्स कहलाएगी। आपने कपड़ा खरीदा तो रॉ मटेरियल है आपके लिए। तो जो कंस्ट्रक्शन फर्म है आपकी, जो रोड बनाने वाली, हाईवे बनाने वाली फर्म है, उसके लिए टारकुल क्या है? उसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। इसमें कंक्रीट मिलाएगी, इसमें और बहुत सारी चीजें मिला के क्या करेंगे? उसको सड़क बनाने के लिए काम में इस्तेमाल करते हैं उसको। और मतलब द टर्म अप्लाइज टू ऑल आइटम्स मेकिंग अप द सेल और परचेज ऑफ अ बिजनेस। उसको अलग तरीके से बोले, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब किसी भी एंटरप्राइज ने जो सामान खरीदा रीसेल करने के लिए,
ये सामान खरीदा, फिर से मैन्युफैक्चर करने के, सेल करने के लिए, मतलब किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? गुड्स की कैटेगरी में। अब जरा समझिए कि रियल एस्टेट डेवलपर के लिए, बिल्डर के लिए क्या होता है गुड्स? बिल्डर के लिए कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन? अबे नहीं, बिल्डर के लिए लैंड पीस, बने बनाए फ्लैट, पेंट हाउस, ये सब क्या है उसके लिए? उसके लिए गुड्स वो है। अच्छा, वो जो ब्रिक मटेरियल, सरिया वरिया, उसके लिए रॉ मटेरियल है वो तो, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं, दोबारा सेल थोड़ी करते हैं। भाई एक बिल्डर सीमेंट की 1000 बैग्स खरीदता है, एक प्रोजेक्ट में लगने, 1 लाख बैग सीमेंट के खरीद रहा है, उसमें तो 50,000 बैग बेचेगा थोड़ा ही वो, स्टोर करके रखेगा भाई वो तो अपने। अभी अभी मैंने कहा था लास्ट पेज में आप इन्वेंट्री पढ़ेंगे तब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा उस बारे में। गुड्स की बात कर ली हम लोगों ने, नॉट इट? तो अच्छा, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स क्या हुई? हमारे ट्रक जो भी बना रहे हैं वो लोग, है ना? अच्छा, रफाइल एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी के लिए क्या है रफाइल्स? अबे गुड्स है भाई, मतलब उसकी गुड्स जो है वो 1200 करोड़ रुपए में बिकता है ना, वैसा करके। बोइंग के लिए क्या है? बोइंग एयरक्राफ्ट गुड्स हैं। देखिए एयरबस के लिए, वो एयरबस A380 जिससे 500 से ज्यादा लोग बैठते हैं, वो क्या है? गुड्स हैं। गॉट इट? तो लेकिन हमारे लिए, अगर हम एविएशन कंपनी, हमारे लिए क्या है वो? एसेट्स है। देखो गुड्स भी एसेट्स ही होती हैं, लेकिन वो रीसेल के लिए होती है। अब एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एयरक्राफ्ट बनाया, अपने शोरूम में खड़ा थोड़ी रखेंगे, बेच देंगे उसको, आगे बढ़ाएंगे वो, तो उनके लिए गुड्स है वो। अच्छा, फिर हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आपको, मैंने बोला पेज नंबर 10 पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। स्टॉक जो होता है, जो गुड्स बिकती नहीं है, रह जाती हैं आपके पास, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक कई तरह का होता है। स्टॉक अगर साल के आखिर में बच जाए तो क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। साल, और क्लोजिंग स्टॉक इस साल का अगले साल क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, गुड्स की और शेप होती है जो अभी आपने पूछा था, ठीक है? समझना, गुड्स जो हैं, जो स्टॉक, जो इन्वेंट्री, वो 3 फॉर्म में दिखेगा आपको। एक को बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल, आपने गारमेंट का बिजनेस है, पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, टी शर्ट का कपड़ा, फैब्रिक्स वगैरह, धागा वागा खरीद लिया, तो क्या चीज है ये? व्हाट इज दिस टू यू? दिस इज रॉ मटेरियल। जितना, मान लो आपने क्या करा, 50,000 मीटर पैंट का कपड़ा, 50,000 मीटर शर्ट का कपड़ा, 50,000 मीटर टी शर्ट का कपड़ा खरीदा, 10,000 मीटर सबका बच गया। दिस इज दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना? लेकिन यही अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। दिस इज डन। फिर आपने क्या करा, कुछ पैंट और शर्ट बनी हुई है आपकी, आपकी 20,000 पैंट और 20,000 शर्ट बनी हुई है, जिनमें आपने लूप्स नहीं लगाए, चेन नहीं लगाए, जिप नहीं लगाई, बटन नहीं लगाया, काज नहीं लगाया। व्हाट? वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? सेमी प्रिपेयर्ड है, सेमी फिनिश्ड है। तो ये भी साल जो था क्लोजिंग स्टॉक, तो अगले साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और कुछ जो हो जाता है रेडी है, बिल्कुल तैयार है, रैक्स में लगा है, बेचने की फॉर्म में पड़ा है, लेकिन नहीं बिका, उसे क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स या फिनिश गुड्स कहते हैं। जो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्या बनते हैं? क्रेडिटर बनते हैं, वे डेटर बनते हैं। हाँ, मतलब मैं बोलूं, हाँ मैं बोलूं, मैं अगर बोलूं सुबह तो सुबह, और मैं बोलूं शाम तो शाम, तो क्या होता है बताइए? व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमारे पास क्या बनते हैं? डेटर बनते हैं। गॉट इट? डेटर कौन व्यक्ति होते हैं? जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा रिकवर करना होता है, उनको बोलते हैं। हाँ जी, व्हाट इज योर डाउट? अभी अभी पेज नंबर 10 पे चलेंगे, पता चलेगा, थोड़ा सा रुक जाओ अभी। अभी पेज नंबर, लास्ट पेज पे हम इसका बहुत डिटेल डिस्कशन लेके चलेंगे, आपको समझ में आएंगी चीजें। अभी देखते हैं, जरा थोड़ा सा आगे चलें। नेट सेल्स के नीचे टोटल सेल्स छोड़ दो, नेट सेल्स इज इक्वल टू, ये नेट सेल्स है। नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल्स कहते हैं। नेट सेल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स, और वेयर नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस, ऐसा करके हमने बोला। अब पेड, देखो अच्छा, एक वर्ड समझना बेटा, रिसीवेबल का मतलब क्या है? वी हैव टू रिसीव और वी हैव टू पे, एनीबॉडी प्लीज रिसीव। कुछ भी हमें रिसीव करना हमारे लिए एसेट्स हो जाती है।
कुछ भी हमें रिसीव करना है हमारे लिए एसेट है ना। एनीथिंग विच इज सपोज टू बी रिसीव्ड बट ऑलरेडी बट नॉट येट रिसीव्ड, रिसीवेबल बोलते हैं। तो डेटर हमारे लिए क्या हो जाते हैं, एसेट्स हो जाते हैं। और डेटर अगर हमें क्या देते हैं, राइटिंग में देते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे दिस दिस दिस, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। तो जब भी ट्रेड रिसीवेबल्स बोलेंगे, इट इंक्लूड्स टू थिंग्स, एक डेटर और एक बिल्स रिसीवेबल, दोनों चीजें बोलते हैं हमको, ठीक है। तो a person or entity from whom amount is receivable against sale of goods or services or both, उन्हें क्या कहते हैं हम, डेटर। एंड एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम अ डेटर क्या कहलाती है, बिल्स रिसीवेबल। दोनों को मिला लेंगे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्या बनते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर के अगेंस्ट अगर हम एक्सेप्टेंस दे दें तो क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। तो क्रेडिटर और बिल्स रिसीवेबल को जोड़ देंगे तो क्या बनता है, ट्रेड पेबल बनता है। पेबल मतलब वी हैव टू पे इन फ्यूचर, दिस पेबल बोला ना मैंने, ओ आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। तो इफ वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो किसका जन्म होता है, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स के फेवर में अगर हम कुछ लिख के देते हैं, हमारी एक्सेप्टेंस, तो क्या बनता है, पेबल बनती है। तो ट्रेड पेबल जो हो, उसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल मिला के चलते हैं, वैसा करके हम बोल रहे हैं। दिस वाज ऑन पेज नंबर व्हाट, पेज नंबर 8 पे, ठीक है। कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंस ऑन परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। क्या मैंने कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताया था आपको, बताया था मैंने, कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताया था मैंने कभी आपको, बिल्कुल नहीं बताया। चलिए अब जरा देखिए क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्या होती है कॉस्ट और क्या होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, शायद ये एग्जांपल मैं, क्योंकि ये चैप्टर तीन तीन जगह चल रहा है ना, इससे थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। कभी कोई सामान लेने जाते हैं कोई सामान लेने के लिए आप, और दुकानदार से क्या बोलते हैं, भैया इसकी कॉस्ट कितनी है, ऐसे तो बोलते हैं ना भाई, प्राइस बोलते हैं। ये एग्जांपल लिया था मैंने क्लास में, लिया था ना। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स तो समझाया इसका मतलब, मैंने एग्जांपल लिया था। 10,000 यूनिट आपने मैन्युफैक्चर करी, 8,000 यूनिट बेची, प्रॉफिट और लॉस, नहीं, नहीं बताया इसका मतलब, चलो मैं समझा रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू, आपको डिफरेंस पता चलेगा कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है। देखिए बेटा समझिए, अगर मुझे कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी होती है तो मुझे चाहिए क्या, मटेरियल। क्या चाहिए मुझे, आई जस्ट वांट मटेरियल, मटेरियल चाहिए मुझे, ठीक है जी। कैसा मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए मुझे, ठीक है। रॉ मटेरियल पर पहले से पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्या बोलूंगा उसको, ओपनिंग स्टॉक बोलूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैं लिख रहा हूं आपके सामने, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने, अच्छा मेरे पास सिर्फ 10,000 यूनिट थी, मुझे बनानी है 5 लाख यूनिट, तो मैं और सामान खरीदूंगा ना, तो हम उसे बोलते हैं क्या, परचेजेस, परचेजेस। और परचेज भी कौन सा बोलते हैं उसको, नेट परचेज बोलते हैं। जो सामान खरीदा और जो रिटर्न कर दिया उसके बाद वाली वैल्यू नेट परचेजेस बोलते हैं। प्लस हमें क्या करने पड़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कर दिए हैं। ये सब चीजें मिलाकर क्या बनती है आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बनता है। मैं मान लो ये मेरा 2 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, 3 लाख रुपए की नेट परचेज थी, 5 लाख के डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, टोटल कितना हो गया, 10 लाख, टोटल 10 लाख हो गया। और 10 लाख में आपने कितनी यूनिट्स बनाई, यूनिट प्रोड्यूस जो थी, यूनिट्स जो बनी आपकी 1 लाख यूनिट्स बनी, ठीक है जी। दिस इज फाइन विद एवरीबडी, कॉस्ट ऐसी निकाली जाती है। ये पेन है, इस पर जो प्लास्टिक लगा है, इस पर जो प्रिंटिंग लगी है, इसके अंदर जो रिफिल है, कार्टेज है, इंक है, स्पंज है, सबको मिला के मेरी क्या बनेगी, कॉस्ट ही तो बनेगी, ठीक है। इसे बनाने में मेरे 15 रुपए लगे, 20 रुपीज में बेच रहा हूँ, 5 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट, गॉट इट। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, अब जरा समझना, सेल 8,000 यूनिट्स, सेल 8,000 यूनिट्स की मेरी है कितनी, सपोज मैं बोलूँ तो 16 लाख रुपया, 16 लाख रुपीज मेरा सेल हो गया।
अब मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 16 लाख माइनस 10 लाख, व्हाट इज माई प्रॉफिट, 6 लाख। इतना आसान है, एग्री करते हैं इस बात से, बोलो ठीक है ना, एवरीबडी इज ओके। ऑनलाइन में मोक्षा, या फिर मैं बताऊं शौर्य, दिस इज करेक्ट। मैंने बनाया था 10 लाख रुपए में, बेचा 16 लाख रुपए में, 16 - 10 करूंगा तो 6 लाख रुपीज आ जाएगा, करेक्ट है। मोक्षा विधि कोई बताए मुझे, या अनंत। अरे गलत ही तो होगा भाई, बोलो तो सही कुछ। लेट देम आंसर फर्स्ट, लेट देम आंसर। यस सर, करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट होगा। अनंत क्या कहते हैं बेटा, अनंत इज हियर इन द क्लास टुडे। यस सर, मैंने बोला करेक्ट है। अच्छा, शौर्य क्या कहते हैं, शौर्य व्हाट अबाउट यू, दिस इज करेक्ट। हाँ या ना बोल बेटा, गलत है तो गलत, सही तो सही। यस सर। बिल्कुल सही बोले। व्हाट अबाउट कार्तिकेय, व्हाट अबाउट मोक्षा, दिस इज फाइन विद बोथ ऑफ यू। तो यार यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो लोग कहते हैं इनको बहुत अच्छा। ठीक है, व्हाट अबाउट यू, गलत या सही बताओ बस मुझे। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में टसल हो गया। ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हैं वो कहते हैं जी सही है, गलत है, गलत है ना, गलत लग रहा है। ना ना ना, मुझे सिर्फ गलत सही बताओ, एक्सप्लेनेशन मत दो मुझे। ये ऑफलाइन वाले कहते हैं गलत, ऑनलाइन कहते हैं सही। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले होते हैं ना, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या अनंत, तुमने देखने की कोशिश नहीं करी बेटा, 1 लाख यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट 10 लाख है, और तुम बेच कितनी रहे हो, 8,000 यूनिट 8,000। बेच रहे हो। तो तुम 8,000 की कॉस्ट से कंपेयर करोगे ना उसको, 10,000 के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो, इसलिए गलत है, इसलिए आंसर गलत है। तो कैसे निकाला जाए सही आंसर, आओ जरा देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो बेटा समझना, इसको मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है, आई रिमूव इट फ्रॉम हियर। सेल्स में उधर ही रख लेता हूँ, सेल्स में उधर रख रहा हूँ। और आज मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, उस फॉर्मूले का जन्म कैसे है वो सिखाऊंगा। एंड दैट फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, चाहे आप ग्रेजुएशन करें पोस्ट ग्रेजुएशन करें, हर जगह वो फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन लोग रटते हैं उसको, मैं रटवाऊंगा नहीं, आई गिव यू द रीजन। तो देखिए, सेल्स 8,000 यूनिट्स की कितनी हो गई है, 16 लाख रुपया हो गया है, ऐसे लिखा हमने। आइए जरा देखते हैं। अब मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में कोई ना कोई फर्क तो होगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, हमें तो उन कॉस्ट गुड्स की कॉस्ट निकाली जो हमने बेच दी। कैसे निकालूंगा बताइए, मैं लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस कर दी, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड, एग्री, जो नहीं बेची वो, जितनी बनाई थी उनमें से जो नहीं बिका उसे अगर माइनस कर दो तो क्या बिक जाए, बच जाएगा मेरे पास। एवरीबडी इज ओके विद दिस, आनंद शौर्य विधि बाकी सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, इस बात से, यस सर। आया यस ना। सर। अच्छा, यस। इसको इसको मैं एक दूसरा नाम नहीं दे सकता हूँ क्या, क्लोजिंग स्टॉक, आप एग्री करते हैं इस बात से। कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड को अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलूं, एग्रीड, नाइस। चलो बेटा इधर देखिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस क्या था, नेट परचेजेस, प्लस क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। एवरीबडी इज ओके विद दिस फॉर्मूला नाउ। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। अभी आपको पता चलेगा, व्हाट वाज ओपनिंग स्टॉक, 2 लाख, व्हाट वाज नेट परचेजेस, 3 लाख, व्हाट वाज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 5 लाख, व्हाट वाज क्लोजिंग स्टॉक। जरा समझना, यहाँ देखिए, 10,000 यूनिट्स बनाई तो कितनी कीमत आई, 10 लाख। 1 यूनिट बनाऊंगा तो कितनी कीमत आएगी, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, गलत किया, हाँ सॉरी 1 लाख, सॉरी कितनी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। 1 लाख यूनिट्स बनाई तो कीमत कितनी आई, 10 लाख। 1 यूनिट बनाएंगे तो कितना लिखेंगे, 1 लाख, 5 5, व्हाट इज पर यूनिट कॉस्ट, 10। ठीक है जी। और क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका, क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट, मोक्षा बताइए मुझे। आउट आपके पास कितनी यूनिट थी, 10,000 यूनिट थी, 8,000 आपने बेच दी, हाउ मेनी यूनिट आर लेफ्ट विद यू,
तो 2000। 2000 कितनी यूनिट बची? 2000। 2000 यूनिट पर 10 रुपए के हिसाब से वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, अभी क्या कर रहे हैं, और फिर गड़बड़ हो गई। हमने यूनिट मैन्युफैक्चर करी थी कितनी? 8 लाख। और मैंने मैंने ये, सॉरी, इसको मैं थोड़ा बदल देता हूँ। आई मेक इट 80,000। मैं वो करना चाह रहा था, आई मेक इट 80,000, 80,000 यूनिट्स। ये सेल हमने 80,000 यूनिट्स करी, तो भयंकर प्रॉफिट हो जाना था। अब आ जाइए, हमने मैन्युफैक्चर करी थी 1 लाख यूनिट्स, हमने बेच दी 80,000 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स आर लेफ्ट विद अस? 20,000। और 20,000 यूनिट्स हमारे पास बची हैं क्लोजिंग स्टॉक। एक यूनिट की वैल्यू 10, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 लाख। एवरीबडी इज ओके? समझ में बात आई नहीं आई? ऑनलाइन में शौर्य कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। आपके पास यूनिट थी 1 लाख। 1 लाख में से सोल्ड कितनी कर दी? 80,000। तो बची कितनी? 20,000। पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है मैन्युफैक्चरिंग की? 10। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 2 लाख। आई माइनस 2 लाख हियर। अब बताइए, देखिए अब कितना हो गया? 2 और 3 5, 2 और 3 5, ये क्या था? प्लस 2 और 3 5 10, है ना? और 2 8 लाख आ गया। क्या आ गया मेरे पास? 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बताइए, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वो क्या बनेगा अब आपका? सेल्स। कितनी यूनिट का? 8,000, हाँ सॉरी 80,000 यूनिट। सेल्स कितने की? 80,000 यूनिट्स की, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी यूनिट्स का? कितनी यूनिट का बताइए? 80,000 यूनिट्स का है बेटा, 80,000 यूनिट्स का। अरे 80,000 यूनिट की सेल्स, 80,000 यूनिट की कॉस्ट, तभी तो निकलेगा सही प्रॉफिट। तो नाउ व्हाट इज सेल्स फॉर 80,000 यूनिट्स? 16 लाख, यही थी। और व्हाट इज कॉस्ट फॉर 80,000 यूनिट्स इज व्हाट? 8 लाख। व्हाट इज योर एग्जैक्ट प्रॉफिट? 8 लाख। तो जो पहले कैलकुलेशन कर रहे थे वो गलत थी। ऑनलाइन वाले समझे क्यों गलत थी आपकी कैलकुलेशन? यस सर। यस हो सर। गया है ना? यस सर। समझ में बात है? हाँ जी, ठीक है। तो आपने कंसेप्ट सीखा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद जो चीज निकल कर आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। आपकी बुक्स में कहीं पर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का फॉर्मूला नहीं दे रखा होगा। जब आप आगे किताबें पढ़ेंगे तो आपको क्या फॉर्मूला दे रखा होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला दे रखा होगा, और लोग रटते हैं उसको। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट। इतना करने से क्या बनी? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बनी। उनमें से अनसोल्ड हटा दूं, क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। वो आपके सामने फॉर्मूला है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी आपको। गॉट इट? तो अब जरा हम नोट्स को देखते हैं। अब आपको कॉस्ट क्या होती है वो समझ में आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या समझ में आएगा। जब वो कॉस्ट बोल रहा है ना, तो वो ऊपर वाली की बात कर रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की बात कर रहा है। अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बहुत बाद में आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट। ये पेन बना रहा हूँ, इस पे लगने वाला प्लास्टिक डायरेक्ट एक्सपेंस है। इस पे लगने वाला क्या, ये रेपर लेबल, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इस पे लगने वाली इंक स्पंज वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इसकी मैं अगर मतलब इसको इस शेप पे लाने तक के लिए जो भी खर्चा मुझे करना पड़ता है डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। अरे कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न, वो नेट परचेज हो गया। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज टोटल परचेज, परचेज रिटर्न माइनस कर दो, नेट परचेज बन जाएगा। जैसे नेट सेल्स का बताया था फॉर्मूला, वही तो है। जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा फॉर्मूले। अभी फॉर्मूला नहीं सिखाना मुझे आपको, अभी तो मुझे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताने थे। ठीक है? ध्यान दीजिए बेटा, नोट्स पे ध्यान दीजिए। चलिए जरा देखिए, अब हम सीखते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट नाउ? प्रैक्टिकली यू नो व्हाट इज कॉस्ट? ऊपर वाली कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर गुड्स which you are going to sell out in the market. It is the amount of expenditure incurred or attributable to a specified article, product or activity. ये चीज ठीक है? बोलो, लिख रहा आपके सामने। मतलब कोई भी कॉस्ट, कोई भी एक्सपेंस
इसको बनाने में जो भी मेरे खर्चे लग रहे हैं वो मेरी कॉस्ट है। अब मैंने बना तो ली, बस मैंने बना ली 10,000 यूनिट्स, बिका 8,000 यूनिट्स। जो नहीं बिका उसे क्या बोलूंगा? क्लोजिंग स्टॉक तो बोलूंगा। इसलिए हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया। ठीक है, आगे चलते हैं। सर ओके, कॉस्ट पता चला। अच्छा, इस जगह पे ना थोड़ा आगे चलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, ये देखिए फिर अगले पॉइंट नंबर 32 पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 32 देख रहे हैं? हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंटेड। वो आइटम जिन्हें आप बेच चुके हो उनकी कॉस्ट, उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे। और वो आइटम जो आपने टोटल मैन्युफैक्चर करे उन्हें क्या बोलेंगे आप लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में से अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। ये इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया था, ये नहीं बताया था ना पिछली क्लास में। नाइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला आइटम आया आपके पास, वाउचर। ठीक है, मान लिया विवान का दोस्त शिवा कहता है कि यार मुझे ना, मुझसे अबीर ना पैसे मांग रहा है, मुझसे वो 50,000 मांग रहा है, दे दूं क्या इसे? तो विवान कहता है कि भाई हाँ, दे दे, आई वाउच फॉर हिम, दे दे। व्हाट इज वाउच फॉर हिम? क्या होता है वाउच? हाँ मतलब आई एश्योर यू, मेरा भरोसा रख ले, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये तेरा पैसा ले तो वापस देगा देगा। फिर अगर नहीं दे तो, अरे यार मैं खड़ा हूँ, मैं दूंगा तेरा पैसा। तो मतलब ही स्टूड एज अ गारंटर, है ना? वही गलती कर दी, गलती कर दी, गलती नहीं करी। एनीवे दैट्स अमंग दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर कोई इवेंट और ट्रांजेक्शन हुई है, वो जेन्युइनली हुई या नहीं हुई है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या कहलाता है? वाउचर कहलाता है। विच वी कैन वाउच, विच वी कैन वेरीफाई, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वाउचर कहते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या कहलाएगा आपका? वाउचर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? ये बिल हो सकती है, रिसिप्ट हो सकती है, डेबिट क्रेडिट नोट्स हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, व्हाट्स योर नेम, अंशिका के ऑफिस ने, उसके उसके ऑफिस ने इसको यहाँ से मुंबई भेजा एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, या फिर जयपुर भेज दिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस। जयपुर तो हम बाय रोड भी जाते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, बस में भी जा सकते हैं, इसको भेज दिया। इसको बोला कि एयर फेयर है, बाय एयर तुझे आना और बाय एयर तुझे जाना, और एक 5 स्टार होटल में तुम्हारा स्टे है। इन्होंने क्या करा, यहाँ बाय रोड चली गई। बाय एयर जाएंगे तो मान लो 7-8 हजार का टिकट लगेगा जाने का, 7-8 हजार आने का। बाय रोड जाएंगे तो कितना, 500 रुपये लगेगा राजस्थान रोडवे की बस में। ठीक है, रात को फ्लाइट में जाएंगी, वो कितना घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगना है। लेकिन बस में जाएंगे तो 4 घंटा लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा। बट ऑफिस ने तो इनका कंफर्ट सोचा था, इसने करा क्या करा, पैसे बचा लिए। फिर ऑफिस ने बोला 5 स्टार में रुको, ये 5 स्टार की जगह 3 स्टार में रुक गई, और 75% कॉस्ट बचा ली। वापिस आके जो पैसे दिए थे उनमें से कुछ पैसे पकड़ा, कहते कह रहे बाकी सारे खर्च हो गए, अकाउंटेंट ने लिखा खर्च हो गया, काम खत्म हो गया। अब हुई ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है। बोला भाई ये 57,000 कहाँ गए? बोला वो मैडम अंशिका थी, वो जयपुर ट्रिप पे गई थी, ऑफिस का ट्रिप था, और बाई एयर गई थी, बाई एयर आई थी, और 5 स्टार में स्टे किया था, उसका खर्चा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कहते हैं भाई बिल रसीदें कहाँ हैं? अरे वो तो मैडम ने दी नहीं, बुलाओ मैडम को। तो मैडम को बुलवाया गया, मैडम रसीदें वसीदें कहाँ है? कहता है वो तो मैंने फाड़ के फेंक दी डस्टबिन में। 5 स्टार वाले की भी कह रहा मुझे क्या करना था, उनको फाड़ के फेंक दी। कहता है मैडम आपकी मेल पे तो आएंगी कॉपी, प्रिंट निकाल के लाओ फटाफट से। आप क्या करिए ये बताइए? इसने तो गड़बड़ करी, प्रूव हो गया ना कि आपने गड़बड़ करी। या तो आप लेके आइए रसीदें कागज वगैरह, वो मतलब इंडिगो की फ्लाइट से गई थी, ताज में रुकी थी, या किसी और में, या रॉयल वाले किसी भी उसमें रुकी थी, कहाँ से लगे? मुंबई पैलेस वगैरह पता नहीं कहीं में रुकी होंगी, जो भी था। हाँ नहीं है ना रसीदें कुछ। सो वाउचर क्या होता है? इट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच वेरीफाई क्या कि एनी इवेंट और ट्रांजेक्शन हैज एक्चुअली हैपन। अगर ये बिल वाउचर लगाती तो कोई ऑडिट इंक्वायरी आती है इनके ऊपर? नहीं आती, काम आसान हो जाए। सो वाउचर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं which vouch that any transaction or event has actually happened। इन्हें वाउचर, वाउचर नहीं होता बेटा होटल तो। अच्छा एक बात बताओ, तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हो,
एक लंबी सी पर्ची बना के देते हैं, इस पे लिखा रहता है मैकडी से तुम सामान मांग, मैकडी की पर्ची स्टेपल होके आती नहीं आती, लिखा नहीं रहता उसमें कॉस्ट ये है, पर यूनिट कॉस्ट, जीएसटी एसजीएसटी सब लिखा हुआ आता है ना, वही तो है आपका बिल। फिर एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है, उसमें बिल अटैच करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ये एम्प्लॉय का साइन, क्लर्क का साइन और मैनेजर का साइन, और फाइल कर दिया जाता है, खत्म हो गया। दैट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। वाउचर ऐसे चलता है। ठीक है जी। हाँ, क्या डाउट बोले थे तुम? हाँ, इनवॉइस भी उसी उसी को कहते हैं, इनवॉइस अलग है, बिल रिसिप्ट इनवॉइस उसी का नाम होता है। जब आप सामान खरीदने जाते हैं, आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे कुछ भी डिडक्शन मिलता है उसे डिस्काउंट बोलते हैं। एग्रीड है? जब आप सामान सेलर से बल्क में खरीदते हैं तो जो डिस्काउंट मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है जी। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको जनरल एंट्री करते समय, अभी नहीं। इट विल टेक टू मच टाइम, इसमें एक छोटी सी स्टोरी बनती है, आई विल नॉट टेल यू, ठीक है। और कैश डिस्काउंट कब होता है? कैश डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ? आपने किसी से सामान बार्गेन करा, भाई ये कितने का है? बोला 50,000 रुपए का। बोलो मार्केट में तो ये 45 का मिल रहा है, तो 45 में ले जाओ तुम, हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं। दैट इज स्ट्रेट डिस्काउंट हो गया। सिर्फ डिस्काउंट बोल दिया हमने उसको, ठीक है। 45 में मिला तुम्हें। तो हमने बोला यार 45 तो पड़ोसी भी दे रहा है, तेरे से क्यों खरीदें? कह रहा कैश दे दो और 44 में ले जाओ। हमने कहा, ले 44, उठा लिया सामान। तो यू गॉट टू डिस्काउंट, एक नॉर्मल डिस्काउंट मिला और एक क्या मिला आपको? कैश डिस्काउंट। सो एनी डिस्काउंट ऑफर्ड इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट, इन केस ऑफ कैश पेमेंट, दैट इज नोन एज व्हाट? कैश डिस्काउंट। दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं निकल रहा किसी के मन में? थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जरा समझिए, मैंने किसी से 50,000 यूनिट खरीदी, 1,50,000 की खरीदी, ठीक है जी। और 10,000 यूनिट जो थी वो मेरे हिसाब से क्वालिटी ठीक नहीं थी, टूटी फूटी थी। अब मैंने उस सप्लायर को फोन करा, भाई तेरी जो यूनिट 50,000 है, 10,000 तो खराब है। उन्होंने मुझे 1.5 लाख का बिल भर दिया। 50,000 और 1.5 लाख यानी कि एक यूनिट 3 रुपए की हो गई। 10,000 यूनिट कितने की हो गई? 30,000 रुपए की। 50,000 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा? 1,50,000 तो आएगा। 3 रुपए की एक यूनिट हो गई। 10,000 यूनिट इफेक्टिव है भाई, मुझे नहीं पसंद है। अब हमारे तुमने जो सैंपल दिखा था उसको मैच नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिटर्न इट। आपने उधार सामान खरीदा था उनसे, ठीक है, एंड 1,50,000 का बिल बन गया। क्या आप पूरा 150 पे करोगे उससे? जब आप पेमेंट का टाइम 15 दिन बाद है, विल यू पे द एंटायर 150 टू हिम? नहीं। आप क्या करोगे? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज काट के उसे पैसा वापस करोगे। दैट डिडक्शन विच यू मेड, रिबेट बोलते हैं। हम बोलेंगे अपना सामान उठा लो, उसकी परेशानी है। हम तो बोले ले जा भाई, हम तो पैसा नहीं दे रहे तुझे इस चीज का। तो क्या दिखा? इट इज अ रिडक्शन इन प्राइस allowed by seller of goods after the goods have been sold. Stating differently, rebate is offered and allowed on sale completed in past. It is allowed for the reason other than trade discount or cash discount allowed. ठीक है। और ये कब हो सकता है? बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स, उस तरह से हो सकता है। कैश डिस्काउंट और नॉर्मल डिस्काउंट रेट, उसके अलावा अगर प्राइस में कोई कमी कर रहा है, आपको कुछ छूट मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है? क्या हाँ, उसको हम रिबेट बोलते हैं। अच्छा, डिस्काउंट जो होता है क्या, वो तो बंदा अपनी खुशी से दे रहा है, जो भी दे रहा है, ये मजबूरी में देना पड़ता है। रिबेट कोई खुशी में नहीं देता, मजबूरी है ना, सामान डिफेक्टिव था और उसको क्या करना पड़ेगा, कहने कोई तो कंपनसेट करना पड़ेगा उसको। ठीक है। अच्छा देखिए, आपने मान लो पैंट खरीदी, सपोज डेनिम की एक पैंट आपने खरीद ली, और उसके उस पर जो टैग लगा हुआ 3,000 रुपीज का लगा हुआ है, या मान लो 5,000 का टैग लगा हुआ है, ठीक है जी। और जब आप उसे ले रहे थे तो आपने देखा कि उस पर एक ऐसा मोटा सा धागा सा बना, मतलब एक इधर भी बना हुआ इधर भी बना हुआ। आपने कहा भाई ये क्या है? उन्होंने कहा सर ये धागा निकल रखा है इसका, ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट है। आपने कहा मैं तो नहीं ले रहा इसे यार। उसने कहा सर 5,000 का है ना, 2,500 में ले जाओ, ले जाओ। 50% ऑफ दे रहा है। क्यों दे रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आपने देखा यार बढ़िया है। अगर एक तरफ होता तो अजीब सा लगता है, दोनों तरफ है, ऐसे लगेगा डिजाइन बना हुआ कुछ। मैंने कहा पैक कर दे भाई, हो गया। तो जो सेकंड्स की शॉप होती हैं, पेमेंट्स की सेकंड्स की शॉप भी होती है, उन्होंने जो कपड़ा बना रखा होता है ना, उसमें माइनर माइनर डिफेक्ट जो होते हैं, उन माइनर डिफेक्ट्स को लगाते हुए वो प्राइस को क्या करते हैं, 50%, 50%। आपने देखो ना, बड़ी बड़ी सेल चल रही होती हैं,
मतलब उसमें आपके अलग अलग कंपनियों के टी शर्ट ब्लेजर वगैरह होते हैं, उनमें से एक सेक्शन ऐसा भी होता है जिसमें 75% 50% डिस्काउंट दे रहे होते हैं। फिर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाले आइटम, जिनमें बहुत माइनर डिफेक्ट होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल तो बहुत शार्प होता है, वो पकड़ लेता है। वो तुरंत से जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसको कहता है भाई ये रिजेक्ट है। रिजेक्टेड माल है, क्या करें उसका, कंपनी तो लेती नहीं उसे। तो क्या करते हैं, छोटे मोटे वेंडर को बेच देते हैं, छोटे मोटे वेंडर उनके सेल लगा देते हैं, ऐसा हो जाता है। और देर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन प्राइस ऑफ दोज आइटम्स। वो अगर तुम अनडिफेक्टेड पीस लेते तो वो 10,000 का मिल रहा है आपको, लेकिन अगर वो डिफेक्टेड अगर हो गया तो कंपनी होती है ना, वो तो लेती ही नहीं है, वेंडर से लेती ही नहीं है। हमें चाहिए नहीं भाई, ले जाए, जैसा मर्जी बेच ले। तो क्या करेगा, अपनी कॉस्ट तो निकालेगा, लेकिन वो भी मार्जिन निकाल के उसको बेच ही देता है। सो रिबेट इज क्लियर। अच्छा, अब शिवा ने अ, दीवान के कहने पर अमीर को 50,000 तो दे दिया। अब जब 3 महीने बाद बारी है पैसा लेने की, तो अबीर कहता है कौन से पैसे, कैसे पैसे भाई, किस बात के पैसे। तो शिवा कहता है विवान को, भाई देख तेरा दोस्त तो मना कर रहा है। तो विवान कहता, मतलब अबीर को फोन करता है विवान, भाई तेरे पैसे। कह रहा भाई तू कौन है, कहाँ से बोल रहा है, डू आई नो यू। अब शिवा को गुस्सा चढ़ता है, कहता भाई मेरे पैसे वापस कर। कहा, कौन कैसे पैसे, कह रहा जब भाग जा, तेरे पैसे नहीं करता मैं वापस। क्या हुआ, इज ही अ गुड डेटर और अ बैड डेट। इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, बैड डेटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बैड डेट। पूरा कर्जा है ना ये, इट इज नॉट रिकवरेबल, यू कांट रिकवर इट, नहीं निकल सकता आपका। बैड डेट किसको बोलेंगे, व्हेन अ डेटर is not in a position या refuse to pay you any amount of money on the amount owed by him, उसे क्या बोलेंगे आप, बैड डेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हाँ। लेकिन रिसीवर डिस्काउंट डिसऑनर हो जाए तो, डिसऑनर हो जाए तो उसको बैड डेट फिर भी बोलेंगे, बोलो। बिल्कुल हो सकता है कैसे, हाँ। तो क्या हो गया, आधा दे पाए ना, तो फिर उसको हम कहना चाहिए आधा दे पाए, तभी भी हम उसको बैड डेट तो बोलेंगे। 10,000 में से 5,000 दे गया, 50,000 में से 25 दे गया, 25 नहीं दिया, 25,000 इज बैड डेट, चल 25 हाँ हाँ, 25,000 बैड डेट होगा ना फिर। जो रिकवर नहीं हुआ वो तो बैड है ही, वो डेट जो रिकवर नहीं हुआ बैड डेट है। हाँ क्या बोली, हाँ। बिल्स रिसीवेबल इसने लिख के दे दिया शिवा को। शिवा ने 3 महीने बाद इसके पास गया, कह रहा भाई बिल का पैसा, कहता भाई नहीं दे रहा, मेरी हालत ही नहीं देने की, जो करना है कर ले। भाई तो फिर तो कोर्ट के थ्रू जाएगा ना, ये अगर लठैत लेके जाएगा, या मतलब बाउंसर लेके जाएगा पैसा वसूल करने के लिए, या तो वही बनेगा। वरना क्या करना है, वरना तो फिर उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। बट हिज राइट ओवर दैट मनी इज मोर secured in case of this receivable as compared to ordinary native। इसलिए तब कोर्ट जाएंगे, फिर कोर्ट फैसला करेगा, फिर इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन होगा, फिर जो पैसा मिलेगा वो लंबा प्रोसेस। उससे पहले लोग बाउंसर भेज देते हैं, ऐसा चलता है काम। ठीक है, तुम लोग नहीं भेजना बाउंसर। स्टेट। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति, अब जैसे मान लो इस साल तो शिवा का पैसा इसने 50,000 दे दिया, ठीक है, इसकी विवान से दोस्ती भी खत्म हो गई, सोसाइटी में इसको क्या बोल दिया, भाई तू चीटर है, नाम खराब करता है। फिर उस समय इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, बाद में इसके पास पैसा आया, ये अपने दोस्त विवान को फोन करता, कह रहा भाई बहुत बड़ी जिंदगी में गलती हो गई, तेरा भरोसा तोड़ा मैंने, तू मेरा प्रो ये वो, मतलब बहुत सारी कस्में, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोल किसका पैसा लौटाना, मैं इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस लौटा रहा हूँ उसका। ये अच्छा शिवा का पैसा दे के पहले वापस, सॉरी बोल क्या उसको, मेरे सामने चल तू। ये दोनों अपनी गाड़ी में गए, शिवा भाई गलती हो गई, ये ले तेरा पैसा ले ले, मैं तो बस मतलब गलती वलती हो गई। इसने कहा हाँ अब तूने मेरे दोस्त वाली बात करी, चल दोस्ती पक्की दोबारा से। शिवा भाई आई एम सॉरी फॉर दैट। अब शिवा का जो बैड डेट था वो क्या हो गया, रिकवर हो गया। क्या हो गया वो उसका, रिकवर हो गया। देर इज वन मोर टर्म, बैड डेट रिकवर्ड। मतलब जो कभी बैड डेट हुआ था उसके अंदर की इंसानियत जाग गई, और वो आपको पैसा देने चला आया, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं। ये भी आप जब जनरल एंट्रीज करेंगे ना, ये टर्म दिखेगी आप, बैड डेट रिकवर्ड। एनी क्वेश्चन फॉर दैट, ऑनलाइन वाले समझे क्या मतलब है बैड डेट का। बैड डेट रिकवर्ड दिखेगा आपको, कहीं टर्म नहीं होगा तो देख लीजिए इसका, बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं उसको, ठीक है। क्या बैड डेट रिकवर्ड फ्रीक्वेंटली होता है, नहीं। बैड डेट रिकवर्ड फ्रीक्वेंटली नहीं होता, लोगों के अंदर की इंसानियत फ्रीक्वेंटली नहीं जागती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अब नॉर्मल गेन कहते हैं इसे, नेवर हैपेंस, इट इज नोन एज अब नॉर्मल गेन, ठीक है।
मुझे अच्छी तरह से ध्यान था कि बचपन में मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था और हमने चीटिंग करी है कॉमिक्स वाले के साथ। मुझे मालूम था कि मुझे घर छोड़ के कहीं और जाना है, तो मैंने क्या किया, 10-15 कॉमिक्स उससे वो रेंट पे मिलती थी हमें, 50 पैसा में, 25 पैसे में रेंट पे मिलती थी। वो बेईमानी करी मैंने बचपन में। तो मुझे पता था मेरा घर खाली होने वाला है, घर के पास गया और करीब करीब 15 कॉमिक्स मैंने उससे किराए पे ले ली। मम्मी से पैसा लिया, मैंने लिया, और उसके अगले दिन हमारा घर खाली हुआ। फिर करके हम दूसरी जगह चले गए। कॉमिक्स में पढ़ी, मजा आया, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा बुरा फील होता था, यार मैंने उसके साथ चीटिंग करी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी मेरी, फिर भी अंदर चीटिंग थी कि यार की गलत करा मैंने उसके साथ। देन अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना खर्चा उठाना शुरू कर दिया था, तो आई एम हैविंग सफिशिएंट मनी। तो करीब करीब इतना के बाद 10th में था तब मैं, 10th हुआ, 11th हुआ, फिर 10, 11, 12, 2 साल तो हुए, 3 साल ग्रेजुएशन के हुए, 5-6 साल के बाद मैं उस तरफ गया। तब 10th में बच्चे की हाइट वाइट और बिल्ड बिल्ड अलग होता है मेरा, तब दाढ़ी मूछें वगैरह निकल आई थी तब। तो आई जस्ट विजिटेड हिम, तो मैंने कहा, भाई ध्यान है? कह रहा, कौन आप? मैंने कहा, एक लड़का बहुत साल पहले आपकी 20 के करीब कॉमिक्स लेके चला गया था। कह रहा, हाँ अच्छा नहीं किया था उसने। मैंने कहा, मैं ही हूँ। कह रहा, क्या मतलब? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। "तो फिर आप क्यों आए हो?" मैंने कहा, मैं आपका पैसा वापस करने आया। तो मैं हिसाब करके ले गया था, और उस समय कॉमिक्स 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपये ऐसी होती थी। 20 कॉमिक्स और क्या, 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपया बनता था। 200 रुपया, और मैंने और कुछ मिला के, मतलब कुल मिला के 500 रुपया करा उसको। और 500 रुपये दे के मैंने कहा ये आपका हिसाब है, पेनल्टी वेनल्टी जो भी समझ लो, माफी चाहूंगा। उस समय मेरे अंदर का बेईमान इंसान जाग गया था। लेकिन पिछले 6 साल से मेरे अंदर ये चीज रही कि मुझे आपका इस तरह से मारना चाहिए था। एंड आई हैव गिवन हिम 500 रुपीज। कह रहा, अरे नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक, मैं भाग लिया, इससे पहले क्यों पीटे मुझे, दफा हो लो भाई यहाँ से। ठीक है, एंड आई हैव गिवन हिज मनी। तो उस बंदे के लिए क्या था वो, बेडेड था, जो खत्म हो गया था, वो रिकवर हो गया, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गया उसके लिए। ऐसा कई बार हो जाता है, बट नॉट इट ऑलवेज हैपेंस। ठीक है, ऐसा कभी नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा कहानी में आगे लेके। बैलेंस शीट, एवरीबडी नोस देयर आर टू साइड्स। राइट हैंड साइड को एसेट्स बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। दैट्स फाइन विद यू। इसके बाद बुक वैल्यू, द वैल्यू एट विच एनी एसेट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहलाती है, बुक वैल्यू। ठीक है, वैल्यू एट विच एनी एसेट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कहलाती है, अकाउंट वैल्यू। तुम सुनिए, तुम तो पड़ोसी की शक्ल देख रहे हो, वो मुझसे गोरा कैसे, मैं उससे गोरा कैसे? बेटा जो बोल रहा हूँ सुन लेना उसको। क्या बोला हम लोगों ने, अमाउंट एट विच एनी आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। अच्छा समझना, एक होती है एक्विजिशन कॉस्ट। हमने किसी को 15 लाख में खरीदा, और 1 साल बाद उसकी वैल्यू थोड़ी तो डेप्रिशिएट होगी ना। तो 15 लाख माइनस डेप्रिशिएशन, 15 लाख इज एक्विजिशन कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन, दैट बिकम्स बुक वैल्यू। दैट दैट बिकम्स बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन इज बुक वैल्यू। समझ लीजिए ये होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट जानते हैं, एक कैश बुक और 7 सब्सिडरी बुक्स। डॉक्यूमेंट्स वेयर वी रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको। ठीक है, अच्छा, डेबिट और क्रेडिट जो होती है ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। डेबिट क्रेडिट क्या है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज होती है। ठीक है, कैसे, जरा समझिए। लुकास पेसियोली 1494 की बात शायद होगी, 1494 है हाँ। 1494 में उसने डबल एंट्री बुक कीपिंग, मतलब अकाउंटिंग का जो सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम फॉलो कर उसने डेवलप किया। अब ये बंदा था इटली का। इटली में कौन सी भाषा चलती है भाई, इटालियन। और उसका स्क्रिप्ट क्या होती है, लैटिन। लैटिन में लिखा जाता है उसको, है ना, लैटिन। नहीं, लैटिन। इंग्लिश की भी तो स्क्रिप्ट क्या है, लैटिन ही तो है, लैटिन में। तो लैटिन में टर्म होती है डेबेयर। डेबेयर में ई साइलेंट होता है, DEBR, डेबेयर बोलते हैं उसको। तो अब आप देखिए जरा ध्यान से, अगर मुझे डॉक्टर लिखना है, डॉक्टर, डॉक्टर, तो मैं क्या फॉर्म बनाता हूँ उसकी, ER करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मिस्टर लिखना हो तो MR करता हूँ, मिसेस लिखना हो तो MS कर रहे होते हैं, ऐसा कर रहे होते हैं ना। लेकिन अकाउंटिंग में DEBIT डेबिट शब्द होता है, लेकिन लिखते क्या है उसको, DR। क्यों लिखते हैं, लेटिन में डेबिट का मतलब होता है डेबेयर, डेबेयर में ई साइलेंट होता है। तो D और R तो क्या बना, डेबेयर होता है, डेबिट के लिए यूज होता है लेटिन।
ऐसी क्रेडिटियर जो होता है, ये क्रेडिट होता है अंग्रेजी में, इसको लिखते हैं CR। वरना तो DT और CT लिखना चाहिए था ना, लेकिन DR और CR लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैटिन में डेबिट को बोला जाता है डिबेयर, और डिबेयर का मतलब क्या होता है? टू ओ, टू ओ समबडी हु इज गोइंग टू पे यू। इट इज यूज एट एब्रिविएशन ऑफ डेबिट। और इसी तरह से क्रेडिट जो होता है, क्रेडियर होता है, इसका मतलब होता है टू अनट्रस्ट। और क्रेडिट इसका फॉर्म होता है जिसे शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? CR लिखा जाता है। डेबिट और क्रेडिट करके उसको इस्तेमाल करते हैं। और डेप्रिसिएशन मैंने बताया था आपको, अभी क्या होता है? इंक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एनी एसेट टू मेनी रीजन, तो क्या कहते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना जरा अभी, ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना बेटा, समझना, अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएशन ये किसका होता है? टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स का होता है डेप्रिसिएशन। गॉट इट? और अमोर्टाइजेशन ये होता है किसका? इनटेंजिबल एसेट्स का होता है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन, AMORTI, अमोर्टाइजेशन। ये ऐसे ही एक शब्द होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन होता है किसका? वेस्टिंग एसेट्स। अब ये वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है, कोई बताया मुझे? जो किसी काम, है ना, कई बार माँ बाप कहते तुम तो किसी काम के ध्येय लेके नहीं हो, तुम दफा हो जाओ हमारे घर से। अपने आप को एसेट्स मानते हो? कैन एनीबॉडी टेल मी, गूगल ना करना कोई ऑनलाइन वाले, व्हाट इज वेस्टिंग एसेट्स? नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो। मोक्षा कैन आंसर मी, आनंद कैन आंसर मी, आहाना कैन आंसर मी, व्हाट इज वेस्टिंग एसेट्स? बता, कोई बता। फिर गूगल देख रहा है? नहीं देखना गूगल को, बताओ। The assets that have not been used for a long time, that पड़े हुए हैं बिल्कुल गलत, बस। बिल्कुल गलत। आज तो नहीं, ऑनलाइन वाले सब गलत बोल रहे हैं, समझिए बेटा। वेस्टिंग, हाँ, नहीं 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 नहीं, वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं किसको? नेचुरल रिसोर्सेस को। उनको वेस्टिंग एसेट्स बोला जाता है। कोल माइन है आपके पास, आयरन ओर की माइन है आपके पास, ऑयल वेल है आपके पास, गैस रिजर्वेयर्स है आपके पास, इन्हें बोला जाता है वेस्टिंग एसेट्स। और ये क्या होते हैं? डिप्लीट होते हैं। ऑयल वेल से तेल खत्म होता है कभी ना कभी, क्रूड पेट्रोलियम का जो रिजर्वेयर है वहां से कभी ना कभी खत्म होगा। गैस जो है वो कभी ना कभी क्या होगी? खत्म होगी एग्जॉस्ट भाई, गैस रिजर्वेयर भी तो कभी ना कभी तो खत्म ही होगा ना। इन्हें क्या बोला जाता है? इन, हाँ, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, जो लिमिटेड होते हैं, नॉन नॉन रिन्यूएबल हो गया वैसा करके बोलो तो। ठीक है। अब तुम बोलोगे पानी, सूरज का प्रकाश, वो नहीं है भाई यहाँ पर। नहीं, ये वाले, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें इन्हें वेस्टिंग। तो डेप्रिसिएशन की सिमिलर टर्म है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे लगेगा, इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन शब्द बोलेंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऐसा शब्द यूज करते हैं। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट्स, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स को क्या बोलेंगे आप? अच्छा, कभी कोई गोलकुंडा गया? गोलकुंडा एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, गोलकुंडा फोर्ट बड़ा शानदार है। गोलकुंडा में ही वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन डायमंड्स निकले थे। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा से तो निकला था, गोलकुंडा माइंस, वो जगह। तो वो गोलकुंडा की माइंस अब क्या है? बंजर हो चुकी है। अब वहाँ हीरा थोड़ा निकल, जितना निकलने थे निकल गए। वर्ल्ड के एक से बढ़कर एक लेजेंड हीरे निकले थे वहां से, गोलकुंडा की माइंस। अब नहीं निकलता कुछ, बंद है। अब गोलकुंडा का फोर्ट है, फोर्ट की गेट पे अगर आप ऐसे तालियां बजाओ, ऊपर बिल्कुल अंदर फोर्ट के अंदर जाके वहां पर तालियां बजती हैं, आवाज सुनाई देती है। और वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, मतलब अगर वो गोलकुंडा का जो फोर्ट था, किंग था, वो जब किसी को अपनी आर्मी में लेना होता था ना, तो फिर 150 किलो का एक पत्थर होता है, 150-200 किलो का करीब पत्थर, उसे अगर कोई एक हाथ से ऊपर उठा ले तो उसको अपनी फौज में ले लेता था। वहां तो लोग 2-2 किलो हर तब भी नहीं उठ रहा होता वो। मतलब वर्थ विजिटिंग प्लेस है वो, कभी मौका लगे तो जाने की कोशिश करना। हैदराबाद की तरफ पड़ता है। थोड़ा आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज फाइन एवरीबॉडी। रिलेटेड कंसेप्ट्स विद डेप्रिसिएशन हमने डिस्कस करे आपके सामने, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन और क्या है? डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पर।
ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। एंटिटी, व्हाट इज दैट? existence of any business in the eyes of law। आप तो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, 18 साल के हो जाएंगे तो वोट देने की पावर आ जाएगी, लाइसेंस आ जाएगा, पासपोर्ट तो आपका 18 का जन्म लेते बन जाता है आपका, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट देर आर सर्टेन लेजिटिमेट लॉफुल एक्सेप्टेड थिंग, वो आप 18 साल की बात कर पाएंगे, ठीक है। और शादी वादी है वो 21 के बाद कर पाएंगे, पहले कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे तो बाद में हो पाती है ना। तो एंटिटी सी बिजनेस की इन द आईज ऑफ लॉ, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्या लिखा है, एन इकोनॉमिक यूनिट which may be business entity or non business entity। एक इकोनॉमिक यूनिट है उसको, वैसे एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट which performs economic activities। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, टेस्को, ये सब क्या है आपकी बिजनेस एंटिटीज हैं, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जरा देखिए इसका मतलब बताइए क्या होता है इसका मतलब। SKPRO पढ़ा देखा होगा ना ये दुकानों पे। शर्मा एंड सन्स, क्या होता है इसका मतलब? अरे पार्टनर नहीं होते रे, शर्मा और उसके पुत्र, शर्मा एंड सन्स, इसका मतलब नहीं, इट इज नॉट पार्टनरशिप। हाँ फैमिली, शर्मा एंड सन्स, ठीक है। कबीर एंड ब्रोस, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, फिर पार्टनरशिप आ गई। पार्टनरशिप 12th में पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दी ना मचाओ, ऑनलाइन में बताएगा कोई मुझे व्हाट इज द, वही तो बोल रहा हूँ कैसे बोलेंगे, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको कैसे बोलेंगे। कोई आइडिया दे सकता है ऑनलाइन में, कोई बता सकता है? हाँ, कबीर एंड ब्रदर्स, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाए। क्या नाम है आपका? त्रिलोक एंड, आहा, मेरा कितना बढ़िया है, ऐसे भी कोई बिजनेस होता मैं बताएंगे, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, वर्मा सिस्टर्स, ये भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अबीर, हमने लिखा था ना शर्मा एंड सन्स, मैंने एक देखा था शर्मा एंड डॉटर्स, एक देखा था मैंने, लिखा एक जगह पे था मेरा शर्मा एंड डॉटर्स, मतलब शर्मा और उनकी बेटियां इस बिजनेस को चलाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे में लिखा है यहाँ पर क्या, अबीर एंड ब्रदर्स, और लिखा है क्या, प्रॉप। अब इसका मतलब क्या है, प्रॉप में क्या लिखा है, आ, अबीर, पूरा नाम क्या अबीर, अरे पूरा नाम बोलना, अबीर एंड अर्नव अरोड़ा, या मैं बोलूं क्या, अरोड़ा, ऐसे, अरोड़ा ब्रदर्स का बिजनेस है, प्रोपराइटर कौन है, अबीर एंड अर्नव अरोड़ा। प्रॉप का मतलब होता है प्रोपराइटर, उसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉप की, ठीक है। ब्रोस ब्रदर्स, वो तुम ब्रो ब्रो पहले करते हो ना, इस वाले बहुत पहले से करते हैं, ठीक है। ब्रदर्स, सन्स, मेहरा सोहन लाल एंड सन्स, मेहरा सन्स, देखा ना ज्वेलर का मेहरा सन्स, क्या मतलब इसका, मेहरा और उसके पुत्र वो चला रहे हैं उस बिजनेस को, ये उनके नाम होते हैं। और पार्टनरशिप नहीं है ये, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ये, पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं इसको। ओ ये एंटिटी है ना, ये एंटिटी तो है सारी की सारी, क्या बोला हमने, शर्मा एंड डॉटर्स, अरोड़ा ब्रदर्स, है ना, श्लोक एंड, ना वो नहीं बोलेंगे इसको, है ना, कि मम्मी बोलेंगी सर क्या करके आए, मेरा बच्चा आज सो ही नहीं रहा है, मेरा सर ने बोला वाइफ्स होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो एंटिटीज फाइन विद एवरीबॉडी, जिसके नाम पे हम बिल फाड़ सकें, अकाउंटिंग कर सकें, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंटिटीज कहते हैं, ठीक है। और एंट्री आप सब जानते हैं क्या होती है, यू नो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज एंट्री, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एंट्री, ठीक है। आज यहीं पर वाइंड अप करके इन द नेक्स्ट क्लास वील वाइंड इट अप, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा आपको, और तब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर तो ढंग से पढ़िए। हाँ जी बेटा बोलो। सर बैड डेट्स लायबिलिटी होते हैं। नहीं, बाय डेट इज अ लॉस, नॉट अ लायबिलिटी, इट्स अ लॉस टू अस, ठीक है। ओके, चलिए बाय बाय।